इवेंट ने हमारी सोसाइटी को कितना हम्म, कितना बदल दिया, हमारे लॉ से लेकर हमारी लैंग्वेज तक, इवन द वे वी थिंक। बिल्कुल। पर क्या आपको पता है कि ये सारे चेंजेस कुछ सिंपल प्रोसेसेस का पार्ट है? बेसिकली ये हमारी सोसाइटी के लिए एक सीरीज ऑफ मैसिव सॉफ्टवेयर अपडेट्स जैसा था। एग्जैक्टली। और ऐसी अमेजिंग इनसाइट्स के लिए मेक श्योर आप वो सब्सक्राइब बटन हिट करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें दोस्त। आगे बहुत कुछ है, यू डोंट वांट टू मिस आउट। बिल्कुल। और आज हम लोग इंडियन सोसाइटी के इन्हीं सॉफ्टवेयर अपडेट्स की गहराई में उतरेंगे। हम शुरू करेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन, अच्छा। कि कैसे लोअर कास्ट्स ने अपवर्ड मोबिलिटी के लिए हायर कास्ट को एमुलेट किया। फिर हम देखेंगे वेस्टर्नाइजेशन, जो ब्रिटिश रूल का डायरेक्ट इम्पैक्ट था। ओके, उसके बाद वील एक्सप्लोर मॉडर्नाइजेशन और ये वेस्टर्नाइजेशन से अलग कैसे है। फिर चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं विद लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशंस। वाओ। सोचो, लोकल गांव के रिचुअल्स और ग्रैंड रिलीजियस टेक्स्ट के बीच का कनेक्शन, इससे जुड़े हैं यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोक्युलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स। ओके। और फाइनली हम दो ऐसी पावरफुल फोर्सेस को देखेंगे जिन्होंने मॉडर्न इंडिया को शेप किया है, पंचायती राज और मीडिया। रेडी हो? एब्सोल्युटली रेडी। चलो शुरू करते हैं। चलो। Describe the social process of Sanskritization, highlighting the factors responsible, its importance and limitations. अंडरस्टैंडिंग अपवर्ड सोशल मोबिलिटी इन अ कास्ट सिस्टम। Okay, तो let's unpack Sanskritization. ये है क्या exactly? ओके, बेसिकली संस्कृताइजेशन एक सोशल प्रोसेस है जिसमें लोअर कास्ट्स एक डोमिनेंट या ट्वाइस बॉर्न मतलब द्विजा कास्ट के कस्टम्स, रिचुअल्स, हैबिट्स इन सबको अडॉप्ट करती हैं। अच्छा, पर क्यों? व्हाट्स द गोल? द गोल इज सिंपल, टू क्लेम अ हायर सोशल स्टेटस इन द कास्ट हायरार्की। ये कॉन्सेप्ट M.N. श्रीनिवास ने अपनी बुक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कॉर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया में एक्सप्लेन किया था। Okay, so in simple words, it's like climbing the social ladder by imitating those at the top. एग्जैक्टली, क्लाइंबिंग द सोशल लैडर थ्रू इमिटेशन। और इसके कुछ फैंटास्टिक रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हैं। चलो पहले वेल्थ फैक्टर देखते हैं। उत्तर प्रदेश के नौनियाज के बारे में सोचो। ट्रेडिशनली वो सॉल्ट मेकर्स थे, लेकिन ब्रिटिश रूल के टाइम उन्हें पब्लिक वर्क्स के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले और वो बहुत वेल्दी हो गए। और इस नई वेल्थ से उनकी लोकल कास्ट रैंकिंग एक नियर अनटचेबल स्टेटस से जंप करके अपर शूद्रा कैटेगरी में आ गई। पैसा, यू सी। हाँ, और फिर है पॉलिटिकल पावर फैक्टर। मराठास को देखो, ट्रेडिशनली उन्हें शूद्रा माना जाता था, राइट। लेकिन जब शिवाजी ने मुगल रूल को ओवरथ्रो किया और अपना हिंदू किंगडम एस्टैब्लिश किया तो चीजें ड्रामेटिकली बदल गई। उन्होंने कुछ रिलीजियस राइट्स परफॉर्म किए और सक्सेसफुली क्षत्रिय स्टेटस में ट्रांजिशन कर लिया। तो पावर ने उनका स्टेटस बदल दिया, समझे? बिल्कुल, ये परफेक्ट सेटअप है। तो ये कॉन्सेप्ट 1952 का है, M.N. श्रीनिवास का, और कोर आइडिया है एम्यूलेशन फॉर अपवर्ड मोबिलिटी। और ये सिर्फ कस्टम्स के बारे में नहीं है, बल्कि संस्कृत लिटरेचर में मिलने वाले नए आइडियाज और वैल्यूज को अडॉप्ट करना भी है। राइट, पर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई डज इट मैटर? ये इसलिए मैटर करता है क्योंकि इंडिया का कास्ट सिस्टम थ्योरी में बहुत रिजिड था। आपका स्टेटस बाय बर्थ मतलब अस्क्राइब्ड था, फिक्स्ड। तो लोअर कास्ट के पास एस्केप रूट क्या था? गुड पॉइंट। यहीं पर एक और सोशियोलॉजिस्ट डेविड मैंडलबाउम ने संस्कृताइजेशन को कास्ट सिस्टम का सेफ्टी वाल्व कहा। ये एक ब्रिलियंट एनालॉजी है। सेफ्टी वाल्व कैसे? सोचो, कास्ट सिस्टम एक प्रेशर कुकर है, नीचे से प्रेशर कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। Science? संस्कृताइजेशन उस कुकर के ऊपर लगी छोटी सी वाल्व की तरह था, जो थोड़ी थोड़ी स्टीम निकालकर पूरे सिस्टम को एक्सप्लोड होने से रोकता था। वाओ, दैट्स अ ग्रेट वे टू पुट इट। उसने प्रेशर खत्म नहीं किया, पर उसने एक उम्मीद दी, सिस्टम से बाहर जाने के बजाय सिस्टम के अंदर ही ऊपर जाने की होप। कूल ना? बहुत कूल। तो इसके काम करने का कोर लॉजिक क्या था? तो कोर लॉजिक के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। पहला फैक्टर्स, जैसा तुमने बताया, दो मेन ड्राइवर्स थे, वेल्थ जैसे नोनियाज और पॉलिटिकल पावर जैसे मराठास। एक तीसरा फैक्टर माइग्रेशन भी हो सकता था, पर उसके लिए भी थोड़ी वेल्थ तो चाहिए थी। ओके। और दूसरा और ये बहुत जरूरी है, इसकी लिमिटेशंस। ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं था। पहला लिमिटेशन, श्रीनिवास ने खुद माना कि ये एक बंडल ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं, एक तरीका नहीं था। मतलब 3 मेजर मॉडल्स थे जिनको एम्यूलेट किया जा सकता था, ब्राह्मण मॉडल, क्षत्रिय मॉडल और वैश्य मॉडल। और हर मॉडल के 2 सब मॉडल्स थे, एक रिचुअल यानी रिलीजियस और एक सेक्युलर यानी नॉन रिलीजियस। अच्छा, तो एक लोअर कास्ट ग्रुप चूज कर सकता था कि उन्हें क्या फॉलो करना है। बिल्कुल, जैसे साउथ इंडिया में सेक्रेड थ्रेड पहनना एक पॉपुलर रिचुअल मॉडल था, वहीं सेंट्रल यूपी में सिर्फ टर्बन और शूज पहनना एक सेक्युलर स्टेटस सिंबल बन गया। इंटरेस्टिंग। और दूसरा लिमिटेशन? दूसरा, S.C. दुबे जैसे थिंकर्स ने कहा कि आप एक सिंगल पैन इंडियन मॉडल से इंडिया के कॉम्प्लेक्स कल्चर को नहीं समझ सकते। ये वन साइज फिट्स ऑल नहीं था। फिर योगेंद्र सिंह ने भी इसे पैन इंडियन मॉडल की तरह रिजेक्ट किया। ओके। और चौथा और आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन, पोस्ट इंडिपेंडेंस चीजें बदल गईं। लोअर कास्ट्स को लीगल राइट्स और पॉलिटिकल रिजर्वेशंस मिले, तो संस्कृताइजेशन का पुराना रास्ता उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा। एग्जैक्टली। अब कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का टाइम है, जहां हॉरिजॉन्टल सॉलिडारिटी मतलब अपनी ही कास्ट के लोगों से जुड़ना वर्टिकल मोबिलिटी यानी ऊपर चढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। राइट। और आखिरी चीज, इसका डिफरेंस विद द ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम। लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, बताओ। संस्कृताइजेशन 1 वे है, लोअर टू हायर। ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम 2 वे है, ट्राइब्स कास्ट्स बन सकती हैं और वाइस वर्सा।
स्पीड, संस्कृताइजेशन फास्ट हो सकता है 2-3 जनरेशंस में, कंटिन्यूम बहुत स्लो प्रोसेस है। और प्रोसेस? संस्कृताइजेशन एक क्लियर 2-स्टेप प्रोसेस है, पहले एम्यूलेशन फिर क्लेम। वैसा कोई डिफाइंड स्टेप कंटिन्यूम में नहीं है। गॉट इट। तो रियल वर्ल्ड इंपैक्ट ये था कि इसने एक रिजिड सिस्टम में मोबिलिटी की उम्मीद थी, ये वो सेफ्टी वैल्व था। कंक्लूजन ये है कि संस्कृताइजेशन एक स्पेसिफिक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में सोशल चेंज का एक की प्रोसेस था, पर आज मॉडर्न पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से इसकी रेलेवेंस कम हो गई है। ओके, सुपर डिटेल्ड। पर मेरा एक सवाल है, तो अगर कोई ग्रुप अमीर हो गया जैसे नोनियाज, तो क्या उनका हायर स्टेटस गारंटीड था? सब उन्हें ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेते थे? नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं दोस्त, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। वेल्थ ने उन्हें रिसोर्सेज और कॉन्फिडेंस दिया कि वो एम्यूलेशन शुरू कर सकें और क्लेम कर सकें, लेकिन हायर कास्ट से एक्सेप्टेंस कभी गारंटीड नहीं थी। तो कॉन्फ्लिक्ट होता था? बहुत बार ये प्रोसेस अक्सर कॉन्फ्लिक्ट और रेजिस्टेंस से भरा होता था। याद रखना, ये एक क्लेम था, ऑटोमेटिक अपग्रेड नहीं। उन्हें उस रिकॉग्निशन के लिए लड़ना पड़ता था। अच्छा, और ये रिचुअल सेक्युलर मॉडल्स का डिफरेंस थोड़ा और क्लियर करो। मतलब सीरियसली क्या शूज पहनने से सोशल स्टेटस बढ़ सकता था उस टाइम? बिल्कुल, हमें उस टाइम में जाकर सोचना होगा। तब शूज पहनना या टर्बन लगाना उन हायर कास्ट के एक्सक्लूसिव सिंबल्स थे जिनके पास पावर और प्रेस्टीज थे। ओके। तो जब एक लोअर कास्ट ग्रुप ने ये सिंबल्स अडॉप्ट किए, तो ये सिर्फ फैशन नहीं था, वो एक पावरफुल सिंबॉलिक स्टेटमेंट दे रहे थे। बेसिकली कह रहे थे, हम भी रिस्पेक्ट और स्टेटस के लायक हैं। वाओ, एक तरह का सिंबॉलिक प्रोटेस्ट। हाँ, और क्लेम मेकिंग। तो आज के इंडिया में क्या संस्कृताइजेशन बिल्कुल खत्म हो गया है? खत्म कहना गलत होगा, पर ये अब अपवर्ड मोबिलिटी का मेन हाईवे नहीं रहा। अब गेम के रूल्स बदल गए हैं। आज एजुकेशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और पॉलिटिकल पावर थ्रू वोटिंग। वो हॉरिजॉन्टल सॉलिडेरिटी वाली बात। हाँ, वो एम्पावरमेंट के लिए कई ज्यादा इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव रास्ते हैं। अच्छा, वो ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम काफी इंटरेस्टिंग लगा। तुमने कहा कि वो 2 वे स्ट्रीट था। इसका मतलब ट्राइब्स ने कास्ट से सीखा और कास्ट्स ने भी ट्राइब से। एग्जैक्टली, और इसलिए वो एक ज्यादा होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। ये एक 2-वे कल्चरल एक्सचेंज था। संस्कृताइजेशन सिर्फ अपवर्ड देखता है, कंटिन्यूम साइडवेज भी देखता है। तो एक कंप्लीट पिक्चर देता है। बिल्कुल, कि कैसे इंडिया में अलग अलग कम्युनिटीज ने हमेशा एक दूसरे से इंटरेक्ट किया है और इन्फ्लुएंस किया है। आखिरी सवाल इस पर, तुमने शिवाजी का एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने पॉलिटिकल पावर यूज करके एक क्षत्रिय स्टेटस क्लेम किया। क्या ये इंडियन हिस्ट्री में एक कॉमन पैटर्न था? दूसरे रूलर्स ने भी ऐसा किया? ओह एब्सोल्युटली, ये पूरी इंडियन हिस्ट्री में एक क्लासिक पैटर्न है। कई रूलिंग डायनेस्टीज जो नॉन क्षत्रिय ओरिजिन से थी, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर यूज करके क्षत्रिय स्टेटस हासिल किया। कैसे? वो बड़े बड़े रिलीजियस सेरेमनीज परफॉर्म करते थे, ब्राह्मण्स को स्पॉन्सर करते थे और ऐसी जीनियोलॉजीज बनवाते थे जो उन्हें मिथिकल वॉरियर एंसेस्टर से जोड़ती थी। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, पावर लेजिटिमाइजेस स्टेटस। याद रखना। Okay, now pause and practice saying this aloud. Sanskritization is a 2-step process of emulation and claim, driven by wealth and political power for upward social mobility. Chalo, practice. Great. Sanskritization was a historical safety valve in the caste system that allowed mobility through imitation, but it's a complex concept with multiple models and significant limitations in the modern era. Westernization. The impact of British rule on Indian society. Okay, अब आते हैं दूसरे बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट पर, वेस्टर्नाइजेशन। हाँ, ये टर्म भी एम.एन. श्रीनिवास ने ही दिया था 1956 में। इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। वेस्टर्नाइजेशन वो सारे चेंजेस हैं जो इंडियन सोसाइटी और कल्चर में 150 साल से ज्यादा के ब्रिटिश रूल की वजह से आए। और ये चेंजेस हर लेवल पे थे ना? हर सिंगल लेवल पर। टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस जैसे हमारे मॉडर्न लॉ कोड्स, आइडियोलॉजी जैसे डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट और वैल्यूज जैसे इक्वालिटी और ह्यूमनिज्म। इसके लिए तो कहीं दूर देखने की जरूरत ही नहीं है। बस अपने आसपास देखो, हमारा स्कूल सिस्टम, हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, हमारा लीगल सिस्टम। बिल्कुल। द वेरी फैक्ट कि हम ये कॉन्वर्सेशन इतने सारे इंग्लिश वर्ड्स यूज करके कर रहे हैं, ये सब वेस्टर्नाइजेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट है। सोचो, 200 साल पहले कोई पार्लियामेंट नहीं थी, ट्रेन्स इतनी कॉमन नहीं थी, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स नहीं थे। राइट। कोर आइडिया ये है कि ब्रिटिश रूल सिर्फ एक पॉलिटिकल या इकोनॉमिक चेंज नहीं था, ये एक गहरा कल्चरल और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन था। और इसको समझना क्रूशियल है ना? हाँ, क्योंकि इसने मॉडर्न इंडिया की नींव रखी। सोशियोलॉजिस्ट योगेंद्र सिंह ने इसके इम्पैक्ट को बहुत ब्यूटीफुली समराइज किया है। उन्होंने कुछ की चेंजेस बताए। जैसे? पहला, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, इंग्लिश स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज के नेटवर्क के थ्रू। दूसरा, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिससे नए शहर और फैक्ट्रीज बने। तीसरा, एक बहुत बड़ा नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, सोचो रेलवेज, पोस्टल सर्विस, टेलीग्राफ। चौथा, और ये सबसे बड़ी आयरनी है, द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। अच्छा, वो कैसे? एक कॉमन एनिमी, द ब्रिटिश, और उनके ही वेस्टर्न आइडियाज जैसे नेशन स्टेट में इंडियन नेशनलिज्म को जन्म दिया। पांचवा, नए आइडियाज जैसे ह्यूमनिज्म और रैशनलिज्म का आना। ओके, लॉजिक और रीजन पर फोकस। हाँ, लेकिन इस सबसे एक बड़ा कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ हमारे इंडिजिनस ट्रेडिशंस के साथ। राइट। अब कोर लॉजिक में वेस्टर्नाइजेशन के 2 फैसिनेटिंग फीचर्स हैं। पहला फीचर, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग कनेक्शन है, एम.एन. श्रीनिवास ने कहा कि वेस्टर्नाइजेशन एक्चुअली संस्कृताइजेशन को प्रमोट करता है। वेट व्हाट? कैसे? सोचो, मॉडर्न कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट जैसे रेलवेज ने माइग्रेशन को आसान बना दिया। जब लोग नई जगह गए अपने गांव से दूर, उन्हें अपना स्टेटस रीडिफाइन करने का मौका मिला, और उन्होंने कौन सा टूल यूज किया? संस्कृताइजेशन। वाओ, शुरू में सिर्फ हायर कास्ट ही वेस्टर्नाइज्ड हुई, लोअर कास्ट ने उनको इमिटेट किया,
तो एक तरह से लोअर कास्ट वेस्टर्नाइज्ड हुई थ्रू द मॉडल ऑफ संस्कृताइजेशन। एक डबल लेयर्ड प्रोसेस। बिल्कुल, जैसे सेंट्रल यूपी में जब ब्राह्मण्स ने शूज पहना शुरू किया, एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, तो ये लोअर कास्ट के लिए एक नया स्टेटस सिंबल बन गया जिसे उन्होंने इम्यूलेट किया। ये तो कमाल का इंसाइट है। रियल वर्ल्ड इंपैक्ट ये है कि वेस्टर्नाइजेशन ने इंडिया को मॉडर्न वर्ल्ड से जोड़ा, लेकिन इसने एक गहरा कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट किया। आज भी हम ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज और वेस्टर्न वैल्यूज के बीच टेंशन देख सकते हैं। हाँ, हर जगह दिखता है। और कंक्लूजन में एक इंपॉर्टेंट नोट, आज सोशियोलॉजिस्ट वेस्टर्नाइजेशन से ज्यादा मॉडर्नाइजेशन टर्म यूज करना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन एक वैल्यू लोडेड टर्म है। ये इंप्लाई करता है कि वेस्ट सुपीरियर है। मॉडर्नाइजेशन दूसरी तरफ वैल्यू न्यूट्रल माना जाता है। मतलब? ये सजेस्ट करता है कि एक सोसाइटी मॉडर्न एलिमेंट्स किसी भी कल्चर से अडॉप्ट कर सकती है, पर सिर्फ वही जो उसकी अपनी वैल्यूज और जरूरतों को सूट करते हैं। रुको, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आप कह रहे हो कि नेशनलिज्म, ब्रिटिश से आजादी की फाइट भी वेस्टर्नाइजेशन का ही रिजल्ट था। ये कैसे काम करता है? ये हिस्ट्री की एक खूबसूरत आयरनी है ना। ब्रिटिश ने हमें वेस्टर्न पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स जैसे डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी और नेशन स्टेट के आइडिया से इंट्रोड्यूस कराया। ओके। इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, जिनमें से कई इंग्लिश सिस्टम में पढ़े थे, उन्होंने इन्हीं आइडियाज को लिया और ब्रिटिश के खिलाफ यूज किया। उनका आर्गुमेंट था, ओके, अगर ये लिबर्टी और सेल्फ गवर्नेंस की वैल्यूज इतनी अच्छी हैं, तो आप हम पर रूल क्यों कर रहे हैं? हमें भी अपना नेशन स्टेट चाहिए। एग्जैक्टली, इन्हीं प्रिंसिपल्स पर बेस्ड। तो उन्होंने मास्टर के ही टूल से मास्टर का घर तोड़ दिया। समझे? समझ गई। एक और पॉइंट था, हायर कास्ट्स गॉट वेस्टर्नाइज्ड फर्स्ट। ऐसा क्यों हुआ? गुड क्वेश्चन। ये मोस्टली एक्सेस और रिसोर्सेज की बात थी। हायर कास्ट के पास अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भेजने के लिए पैसा था। उनके पास ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब्स पाने के लिए सोशल कैपिटल था। तो उनका एक्सपोजर पहले हुआ। हाँ, उनका एक्सपोजर सबसे पहले और सबसे ज्यादा हुआ। तो वो नेचुरली इस चेंज के पायनियर्स बन गए और बाकियों ने उन्हें फॉलो किया। तो मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन में मेन डिफरेंस क्या है? बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। ये सवाल मुझे बहुत पसंद है। इसको ऐसे सोचो, वेस्टर्नाइजेशन एक वेस्टर्न फास्ट फूड ब्रांड से फिक्स्ड मील कॉम्बो खरीदने जैसा है। आपको बर्गर, फ्राइज और ड्रिंक मिलेंगे, चाहे आपको सब पसंद हो या ना हो। अच्छा। मॉडर्नाइजेशन एक ग्लोबल बफे में जाने जैसा है। आप अपनी प्लेट लेकर घूमते हो और सिर्फ वही चीजें चुनते हो जो आपको पसंद है और आपके लिए अच्छी हैं। तो मॉडर्नाइजेशन में चॉइस है? बिल्कुल। मॉडर्नाइजेशन सिलेक्टिव, अडॉप्शन और चॉइस के बारे में है। वेस्टर्नाइजेशन आमतौर पर इम्पोजिशन के बारे में था। वाओ, दैट्स अ ब्रिलियंट वे टू पुट इट। तो उस हिसाब से क्या हम कह सकते हैं कि संस्कृताइजेशन एक इंटरनल प्रोसेस था और वेस्टर्नाइजेशन एक्सटर्नल प्रोसेस? यस, दैट्स अ परफेक्ट समरी। You've nailed it. संस्कृताइजेशन इंडियन सोशल स्ट्रक्चर के अंदर से आ रहा बदलाव था और वेस्टर्नाइजेशन? वेस्टर्नाइजेशन स्ट्रक्चर के बाहर से आने वाली फोर्स थी, और इन दोनों के इंटरेक्शन ने ही इंडियन सोसाइटी को सही मायने में ट्रांसफॉर्म किया। और ये जो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है, इसका कोई रियल एवरीडे एग्जांपल जो आज भी दिखता हो? और वेस्टर्न वैल्यूज आज भी हमारी डेली लाइव्स में निगोशिएट कर रही हैं। चलो अब इसको प्रैक्टिस करो। वेस्टर्नाइजेशन refers to the changes in Indian society at the technology, institution and value levels due to 150 years of British rule. इसे बोलने की प्रैक्टिस करो। Okay. Westernization was the deep impact of British rule, which brought modern institutions and cultural conflict, and even unintentionally fueled the process of Sanskritization. Modernization. Choosing our own path to progress. Alright, तो अब उस buzzword की बात करते हैं जिसे हमने अभी इंट्रोड्यूस किया, modernization. हाँ. सोशियोलॉजिस्ट स्मेल्सर ने इसे डिफाइन किया है, ये एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ चेंजेस हैं जो सोसाइटी के लगभग हर हिस्से में होता है जब वो इंडस्ट्रियलाइज्ड होने की कोशिश करती है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वैल्यू न्यूट्रल, है ना? बिल्कुल दोस्त, मॉडर्नाइजेशन ये नहीं कहता कि वेस्ट इज बेस्ट। ये कहता है कि प्रोग्रेस के लिए एक सोसाइटी को मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी और रैशनल आइडियाज अडॉप्ट करने चाहिए, लेकिन अपने तरीके से, उन्हें अपनी कल्चर के साथ इंटीग्रेट करके। जापान इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, नहीं? जापान ने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री को पूरी तरह अडॉप्ट किया, लेकिन उन्होंने अपनी यूनिक कल्चर, एथिक्स और सोशल वैल्यूज को नहीं छोड़ा। उन्होंने मॉडर्नाइजेशन को जापानीज कर दिया। एग्जैक्टली। और इंडिया भी यही कर रहा है। हम यूपीआई यूज करते हैं जो कटिंग एज मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम दिवाली भी अपने सारे पुराने ट्रेडिशंस के साथ मनाते हैं। ये सिलेक्टिव एडॉप्शन और इंटीग्रेशन ही मॉडर्नाइजेशन का एसेंस है। बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही पकड़ा। जैसे हमने पिछले सेक्शन के एंड में टच किया था, मॉडर्नाइजेशन आज प्रेफर्ड टर्म है। ये मॉडर्न बनने का प्रोसेस है, जरूरी नहीं कि वेस्टर्न बनने का। और इंडिया ने यही रास्ता चुना। हाँ, आजादी के बाद इंडिया के सामने एक चॉइस थी। हमने कॉन्शियसली ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन नहीं चुनी, हमने मॉडर्नाइजेशन का पाथ चुना। इसलिए ये कॉन्सेप्ट इंडिया की पोस्ट 1947 जर्नी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? इसके डिमेंशंस क्या है? कोर लॉजिक के लिए हम डैनियल लर्नर के 1964 के डिमेंशंस ऑफ मॉडर्नाइजेशन को देखते हैं। उन्होंने इसे कई एरियाज में तोड़ा। इसमें मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी और इनएनिमेट एनर्जी जैसे इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल आते हैं। इकोनॉमिक, इसमें ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, स्पेशलाइजेशन का बढ़ना और कंज्यूमरिज्म का आना। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जैसे वोटिंग, इंडिविजुअलिज्म पर फोकस और सिटीजन राइट्स का कॉन्सेप्ट। और सोशल और साइकोलॉजिकल, इसमें अर्बनाइजेशन, लिटरेसी का बढ़ना और मॉडर्न सेक्युलर एजुकेशन। और साइकोलॉजिकल, ये माइंडसेट में चेंज है, रैशनलिज्म की तरफ और कॉस्मोपॉलिटनिज्म यानी ग्लोबल आउटलुक की तरफ। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे फिट होता है? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एम.एन. श्रीनिवास ने मॉडर्नाइजेशन को सोशल चेंज का एक कोर प्रोसेस माना, लेकिन एस.सी. दुबे ने इसके वैल्यू न्यूट्रल एस्पेक्ट पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि मॉडर्निटी का कोई स्टैंडर्ड मॉडल नहीं है। तो इंडिया ने कौन सा मॉडल चुना? इंडिया ने डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म का मॉडल चुना, जिसे मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी पे बनाया गया। इसलिए एस.सी. दुबे ने फेमसली कहा कि मॉडर्निटी हैज एंटर्ड इंडियन कैरेक्टर एंड सोसाइटी, बट इट हैज डन सो थ्रू एसिमिलेशन, नॉट रिप्लेसमेंट। ये एक की फ्रेज है ना? हाँ,
इसका मतलब हमने मॉडर्न चीजों को अपनी कल्चर में एब्जॉर्ब कर लिया है, अपनी कल्चर को उनसे रिप्लेस नहीं किया। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट तो हर जगह है। बिल्कुल, आपके हाथ में स्मार्टफोन, आपका वोट देने का अधिकार, आपका स्कूल करिकुलम, ये सब इंडिया के चुने हुए मॉडर्नाइजेशन मॉडल का हिस्सा है। सो इन कंक्लूजन, मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन से ज्यादा रिस्पेक्टफुल और फ्लेक्सिबल प्रोसेस ऑफ चेंज है। ये सब बहुत फैसिनेटिंग है, लेकिन अगर मॉडर्नाइजेशन वैल्यू न्यूट्रल है तो इसका कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट नहीं है? ये एक ग्रेट और बहुत जरूरी सवाल है। वैल्यू न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हो सकते। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो मॉडर्नाइजेशन का एक की पार्ट है, उससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। कंज्यूमरिज्म बढ़ने से मटीरियलिज्म और सोशल इनइक्वालिटी बढ़ सकती है। तो चैलेंजेस तो हैं। बिल्कुल है। वैल्यू न्यूट्रल टर्म का मतलब सिर्फ ये है कि प्रोसेस खुद किसी एक कल्चर को दूसरे से सुपीरियर नहीं मानता। अच्छा, वो साइकोलॉजिकल डिमेंशन थोड़ा और समझाओ। एक इंसान साइकोलॉजिकली मॉडर्न कैसे बनता है? ये फंडामेंटली माइंडसेट में एक शिफ्ट है। रैशनलिज्म का मतलब है कि आप दुनिया को लॉजिक, रीजन और एविडेंस के लेंस से देखना शुरू करते हो, ना कि सिर्फ फेथ या सुपरस्टिशन से। और कॉस्मोपॉलिटनिज्म? कॉस्मोपॉलिटनिज्म का मतलब है कि आप खुद को सिर्फ अपने गांव या शहर का नहीं, बल्कि दुनिया का सिटीजन मानते हो। आप अलग अलग कल्चर्स और आइडियाज के लिए ज्यादा ओपन हो जाते हो। एसिमिलेशन नॉट रिप्लेसमेंट, ये फ्रेज बहुत पावरफुल है। इसका एक और सिंपल सा एग्जांपल दे सकते हो? ऑफ कोर्स, इंडियन फूड के बारे में सोचो। हमने प्रेशर कुकर, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी, को अडॉप्ट किया दाल जैसी ट्रेडिशनल डिशेस बनाने के लिए। हमने दाल खाना नहीं छोड़ा, हमने टेक्नोलॉजी को एसिमिलेट कर लिया। हाँ, हमने टेक्नोलॉजी को एसिमिलेट किया अपनी ट्रेडिशनल कुकिंग को फास्ट और एफिशिएंट बनाने के लिए। ये एसिमिलेशन का परफेक्ट एवरीडे एग्जांपल है। तो इन सब के बेसिस पर क्या आप कहोगे कि इंडिया अब एक फुली मॉडर्नाइज्ड कंट्री है? मॉडर्नाइजेशन कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंच जाते हो दोस्त। ये एक सफर है, एक ऑनगोइंग जर्नी। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होता। नई टेक्नोलॉजी आती रहेगी, हाँ, और नए आइडियाज आते रहेंगे और सोसाइटी उन्हें अडेप्ट और एसिमिलेट करती रहेगी। तो ये सफर चलता रहता है। आखिरी चीज इस पर, डैनियल लर्नर के जो डायमेंशंस हैं, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, क्या ये सब एक साथ होते हैं या इनका कोई सीक्वेंस है? जनरली टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक चेंजेस पहले आते हैं। किसी सोसाइटी के लिए एक नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना आसान है, पर माइंडसेट बदलना मुश्किल है। एग्जैक्टली। पॉलिटिकल, सोशल और स्पेशली साइकोलॉजिकल चेंजेस आने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। किसी के हाथ में स्मार्टफोन देना आसान है, पर उसके सोचने का तरीका बदलना मुश्किल। थोड़ा सोच लो इस बारे में। गुड पॉइंट। Ready? Let's practice. Modernization is a value-neutral process of change where a society adopts modern elements through assimilation, not replacement. Okay. Modernization is India's chosen path for progress, focusing on adopting modern science and values selectively while integrating them into its own unique and evolving culture. What do you understand by little and great traditions? Examine the nature of their interplay in the Indian context. Connecting local cultures with national civilization. Okay, अब एक बहुत ही fascinating concept. लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशंस। हाँ। ये आइडिया एंथ्रोपोलॉजिस्ट रॉबर्ट रेडफील्ड का है। उन्होंने कहा कि हर बड़ी सिविलाइजेशन में दो तरह की ट्रेडिशंस एक साथ बहती हैं। दो स्ट्रीम्स की तरह। बिल्कुल। पहला, ग्रेट ट्रेडिशंस। ये इलीट या पढ़े लिखे रिफ्लेक्टिव लोगों की ट्रेडिशन है। ये कोडिफाइड होती है, मतलब सेक्रेड टेक्स्ट में लिखी हुई, जैसे वेदास, रामायण या कुरान। और इसका रेंज नेशनल होता है। हाँ, नेशनल या इवन सिविलाइजेशनल। दूसरा, लिटिल ट्रेडिशंस। ये फोक या आम अनलेटर्ड किसानों की ट्रेडिशन है। ये ओरली ट्रांसमिट होती है, फोक सॉन्ग्स, स्टोरीज, रिचुअल्स के थ्रू। हाँ, और इसका रेंज लोकलाइज्ड होता है, अक्सर एक गांव या छोटे से एरिया तक। ये तो बहुत कूल तरीका है सोचने का। चलो दिवाली का एग्जाम्पल लेते हैं। लॉर्ड राम की अयोध्या वापसी की कहानी जो रामायण में है, वो ग्रेट ट्रेडिशन है। राइट। लेकिन किसी गांव में दिवाली पर एक स्पेसिफिक लोकल देवी या देवता की पूजा होती है जिसका जिक्र रामायण में नहीं है, वो लिटिल ट्रेडिशन है। और दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती हैं? हाँ, अक्सर एक ही घर में। परफेक्ट एग्जांपल। तो ट्रेडिशन का मतलब है ट्रांसमिटेड वैल्यूज एंड बिहेवियर। रेडफील्ड ने बस इसको एक स्ट्रक्चर दिया और उनके स्टूडेंट मिल्टन सिंगर ने इसे इंडिया पर अप्लाई किया। अच्छा। उन्होंने कहा कि इंडिया एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो अपनी प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन से ही बनी है। यहाँ की ग्रेट ट्रेडिशंस इन छोटी छोटी लिटिल ट्रेडिशन से जुड़ी हुई हैं, अलग नहीं। दे आर इन अ कांस्टेंट कॉन्वर्सेशन। तो इस कॉन्वर्सेशन का या इंटरप्ले का लॉजिक क्या है? कोर लॉजिक के लिए सोशियोलॉजिस्ट मैकिम मैरियट ने यूपी के किशनगढ़ी विलेज में इस इंटरप्ले को स्टडी किया। उन्होंने इस इंटरेक्शन के दो की प्रोसेसेस बताए, यूनिवर्सलाइजेशन एंड पोरोकिलाइजेशन, जिनके बारे में हम अगले टॉपिक में डिटेल में बात करेंगे। हाँ, एग्जाम्पल के लिए यूनिवर्सलाइजेशन, लिटिल टू ग्रेट। किशनगढ़ी में सौरती पूजा नाम की एक लिटिल ट्रेडिशन थी। धीरे धीरे इसके एलिमेंट्स ऊपर गए, रिफाइन हुए और पैन इंडियन लक्ष्मी पूजा का हिस्सा बन गए। और पोरोकिलाइजेशन, ग्रेट टू लिटिल। गोवर्धन पूजा की स्टोरी कृष्णा वाली एक ग्रेट ट्रेडिशन है। किशनगढ़ी में इसका लोकल वर्जन गोवर्धन पूजा बन गया, जिसमें लोग काऊ डंग यानी गोबर की पूजा करते हैं। तो ग्रैंड आइडिया एक लोकल प्रैक्टिस बन गई। बिल्कुल। एक और कॉन्सेप्ट है एलपी विद्यार्थी का, सेक्रेड कॉम्प्लेक्स। सेक्रेड सेंटर्स जैसे वाराणसी या तिरुपति ग्रेट ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। लोग अलग अलग जगहों से अपनी लिटिल ट्रेडिशंस के साथ वहां आते हैं और इंटरेक्शन होता है। अच्छा, तो इनके कोर डिफरेंसेस क्या हैं? ग्रेट ट्रेडिशन एलीट की, लिटिल ट्रेडिशन फोक की। नेचर, ग्रेट ऑर्गेनाइज्ड है, लिटिल अनऑर्गेनाइज्ड। सोर्स, ग्रेट रिलीजियस एपिक से, लिटिल का कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं। ट्रांसमिशन, ग्रेट टेक्स्ट से, लिटिल ओरली।
और इंपॉर्टेंट नोट ये है कि दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं ना। हाँ, दे नीड ईच अदर और उनके बीच कोई फंडामेंटल क्लैश नहीं है। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि ये मॉडल हमें समझने में हेल्प करता है कि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद एक कल्चरल यूनिटी कैसे है, क्योंकि हमारी लोकल और नेशनल कल्चर्स आपस में बात कर रही हैं। कांस्टेंट कॉन्वर्सेशन। लेकिन इस मॉडल की क्रिटिसिज्म भी है। पहला, रेडफील्ड के क्राइटेरिया कंसिस्टेंट नहीं है। दूसरा, ये सिर्फ कल्चरल चेंज देखता है, स्ट्रक्चरल चेंज नहीं। जैसे कास्ट सिस्टम में चेंज। हाँ। और तीसरा, प्रोफेसर एस.सी. दुबे ने कहा कि इंडियन ट्रेडिशन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि उसे इस बाइपोलर मॉडल से नहीं समझ सकते। उन्होंने एक मल्टीपोलर मॉडल प्रपोज किया, क्लासिकल, रीजनल, लोकल, वेस्टर्न एटसेट्रा। ओके, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। जब आप ग्रेट ट्रेडिशन कहते हैं तो क्या इसका मतलब है कि वो बेटर या सुपीरियर ट्रेडिशन है? बिल्कुल नहीं, और ये पूछने के लिए शुक्रिया। ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। यहाँ ग्रेट वर्ड स्केल, प्रेस्टीज और रीच के लिए यूज हुआ है, क्वालिटी के लिए नहीं। तो लिटिल ट्रेडिशंस की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल, वो उतनी ही रिच और मीनिंगफुल हैं उन लोगों के लिए जो उन्हें प्रैक्टिस करते हैं। दोनों की अपनी जगह है। अच्छा, क्या ये कॉन्सेप्ट सिर्फ हिंदू रिलीजन पर अप्लाई होता है? क्योंकि सारे एग्जांपल्स वहीं से हैं। क्लासिक एग्जांपल्स हिंदुइज्म से हैं, पर ये फ्रेमवर्क एक यूनिवर्सल एंथ्रोपोलॉजिकल टूल है। ये किसी भी सिविलाइजेशन पर अप्लाई हो सकता है जिसका लंबा इतिहास हो। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सब पर। हाँ, हर बड़े रिलीजन में एक टेक्सचुअल ग्रेट ट्रेडिशन होती है और उसके कई लोकल, फोक या लिटिल वेरिएशंस होते हैं। ऐसी दुबे का मल्टीपोलर मॉडल मुझे वो ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है। उसके बारे में थोड़ा और बता सकते हो? जरूर। दुबे का पॉइंट था कि सिर्फ 2 कैटेगरीज काफी नहीं है। जैसे रीजनल ट्रेडिशंस, भंगड़ा इन पंजाब या बिहू इन असम, ये ना तो प्योरली लिटिल है, ना ही पैन इंडियन ग्रेट। वो बीच में कहीं है। हाँ, वेस्टर्न ट्रेडिशंस जैसे क्रिसमस सेलिब्रेशन एक अलग कैटेगरी है, तो उनका मॉडल रियलिटी के ज्यादा करीब है। कूल ना? बहुत कूल। आपने कहा दोनों अपने आप में इनकम्प्लीट हैं, इसका क्या मतलब हुआ? सोचो, अगर सिर्फ ग्रेट ट्रेडिशंस यानी टेक्स्ट होते तो रिलीजन बहुत ड्राई और एकेडमिक हो जाता। लिटिल ट्रेडिशंस उसमें लाइफ, इमोशन और लोकल फ्लेवर डालती हैं। और अगर सिर्फ लिटिल ट्रेडिशंस होती तो उनमें कोई यूनिफाइंग थ्रेड नहीं होता। ग्रेट ट्रेडिशंस उन्हें एक बड़े नैरेटिव से जोड़ती हैं। दे कंप्लीट ईच अदर। तो ये जो सेक्रेड कॉम्प्लेक्स है, ये बेसिकली एक मिलन की जगह है। एग्जैक्टली, इट्स अ मीटिंग पॉइंट जहां ग्रेट ट्रेडिशन मंदिर में देवता एक प्लेटफॉर्म देती है और लोग पूरे देश से अपनी लिटिल ट्रेडिशंस लेकर आते हैं। और वहां इंटरेक्शन होता है। हाँ, वो इंटरैक्ट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं और इनरिच्ड होकर वापस जाते हैं। Okay, let's try this one. Pause and practice. Great traditions are the codified, textual traditions of the elite, while little traditions are the oral, folk traditions of the masses. They interact through processes like universalization and parochialization. Got it? Indian civilization is a constant dialogue between the pan-Indian great traditions found in texts and the localized little traditions of the folk, which keeps our culture both diverse and unified. Explain the processes of universalization and parochialization. The mechanics of cultural exchange. चलो, अब उस इंटरैक्शन के मैकेनिक्स को समझते हैं। यूनिवर्सलाइजेशन एंड पेरोक्यूलाइजेशन, हाँ। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स मैकेम मैरियट ने दिए थे। जब एक लिटिल ट्रेडिशन का एलिमेंट ऊपर जाकर ग्रेट ट्रेडिशन का हिस्सा बन जाता है, बेसिकली एक लोकल चीज यूनिवर्सल बन जाती है। एरो पॉइंटिंग अप। या ओके। और पेरोक्यूलाइजेशन, जब एक ग्रेट ट्रेडिशन का एलिमेंट नीचे आकर एक लिटिल ट्रेडिशन का हिस्सा बन जाता है, ऑफन सिंप्लीफाइड या ऑल्टर्ड फॉर्म में, बेसिकली एक यूनिवर्सल चीज लोकल बन जाती है। एरो पॉइंटिंग डाउन। हमने ये एग्जांपल्स पहले भी देखे थे, अब उन्हें इस फ्रेमवर्क में फिट करते हैं। यूनिवर्सलाइजेशन एग्जांपल, किशनगढ़ी विलेज की सौरती पूजा का आइडिया इतना पॉपुलर हुआ कि वो टेक्स्ट्स में इनकॉर्पोरेट हो गया और लक्ष्मी पूजा बन गया। लोकल से नेशनल। परफेक्ट। और पेरोक्यूलाइजेशन एग्जांपल? गोवर्धन पूजा की ग्रैंड स्टोरी जिसमें कृष्णा ने पहाड़ उठाया था, उसे किशनगढ़ी के लोगों ने अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट में अडॉप्ट किया और गोवर्धन पूजा शुरू कर दी। नेशनल से लोकल। बिल्कुल सही। ये कॉन्सेप्ट्स मैकेम मैरियट के 1955 के पेपर से हैं। ये बेसिकली कल्चरल बोरोइंग्स के 2 डायरेक्शंस हैं। इसका बैकग्राउंड ये है कि ये कॉन्सेप्ट्स हमें बताते हैं कि ट्रेडिशंस स्टैटिक नहीं होती, वो जिंदा होती हैं, मूव करती हैं। हाँ, बदलती हैं। दिस इज हाउ कल्चर इवॉल्व्स। इसका कोर लॉजिक क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन, अपवर्ड मोबिलिटी। इस प्रोसेस में लिटिल ट्रेडिशंस को ग्रेट ट्रेडिशंस के टेक्स्ट्स में धीरे धीरे एक्सेप्ट और इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है, वो ऑफिशियल बन जाती हैं। और पेरोक्यूलाइजेशन में पेरोक्यूलाइजेशन, डाउनवर्ड मोबिलिटी, ये प्रोसेस लिटिल ट्रेडिशंस की कल्चरल रेजिलियंस, उनकी ताकत को हाईलाइट करता है। ऐसा नहीं है कि ग्रेट ट्रेडिशंस उन्हें दबा देती हैं, बल्कि वो उन्हें इंटीग्रेट कर लेती हैं। हाँ, कभी कभी उनका ओरिजिनल स्ट्रक्चर बदलकर भी दे मेक इट देयर ओन। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट तो आज भी चल रहा होगा। बिल्कुल, कोई नया लोकल सेंट पॉपुलर होता है और धीरे धीरे उसकी स्टोरीज बड़े नैरेटिव का हिस्सा बन जाती हैं। ये यूनिवर्सलाइजेशन है। कोई बड़ा फेस्टिवल जैसे क्रिसमस इंडिया में आता है और लोग उसे अपने देसी तरीके से मनाते हैं, ये एक तरह का पेरोक्यूलाइजेशन है। ओके, पर इसकी क्रिटिसिज्म भी है ना? हाँ, और मैरियट ने खुद इसका एक बड़ा लिमिटेशन माना। इंडिया की हिस्ट्री इतनी लंबी है कि ये डिसाइड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि कोई चीज यूनिवर्सलाइजेशन का रिजल्ट है या पेरोक्यूलाइजेशन का। चिकन एंड एग प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। क्या हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि लक्ष्मी पूजा सरस्वती पूजा का यूनिवर्सलाइज फॉर्म है, या ये भी हो सकता है कि सरस्वती पूजा लक्ष्मी पूजा का ही एक पेरोक्यूलाइज यानी लोकल फॉर्म हो? कौन पहले आया कहना मुश्किल है। तो ये प्रोसेस कॉन्शियस होता है? मतलब क्या लोग सोचकर करते हैं कि चलो इस लिटिल ट्रेडिशन को यूनिवर्सलाइज करते हैं? मोस्टली ये एक ऑर्गेनिक और अनकॉन्शियस प्रोसेस है जो सदियों तक चलता है। कोई कमिटी बैठकर डिसाइड नहीं करती। तो ये होता कैसे है? एक आइडिया पॉपुलर होता है, लोग उसे अडॉप्ट करते हैं, सिंगर्स उसे गाते हैं, प्रीस्ट्स उसे इनकॉर्पोरेट करते हैं और धीरे धीरे वो फैल जाता है। अच्छा, पेरोक्यूलाइजेशन में
क्या ओरिजिनल मीनिंग खो जाता है, जैसे गोवर्धन पूजा एग्जाम्पल में? खो जाता है नहीं, बट डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। किशानगढ़ी के लोकल लोगों के लिए काउ डंग उनके एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा रेलेवेंट और इमीडिएट है। मिथिकल माउंटेन से ज्यादा? हाँ, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ के अनुसार अडेप्ट कर लिया। मीनिंग ज्यादा लोकल और रेलेवेंट बन जाता है। ये एक मॉडर्न सवाल है, क्या मॉडर्न मीडिया, टीवी, इंटरनेट यूनिवर्सलाइजेशन को स्पीड अप कर रहा है? व्हाट अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। बिल्कुल। आज कोई भी लोकल सिंगर या ट्रेंड इंटरनेट की वजह से रातों रात नेशनल फिनोमेना बन सकता है। तो मीडिया इसका पावरफुल एजेंट है, सबसे पावरफुल एजेंट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन टुडे। मरियॉट की क्रिटिसिज्म बहुत वैलिड लगती है। अगर हम बता ही नहीं सकते कि प्रोसेस ए है या बी, तो इन कॉन्सेप्ट्स का पॉइंट क्या है? पॉइंट डायरेक्शन बताना नहीं, बल्कि ये एस्टैब्लिश करना है कि इंटरैक्शन हो रहा है और वो टू वे है, चाहे पहले चिकन आया या एग। अहम ये है कि दोनों एग्जिस्ट करते हैं और कनेक्टेड हैं। तो ये बस उस कनेक्शन को डिस्कस करने की लैंग्वेज देते हैं। एग्जैक्टली। कैन वी सी parochialization इन सिटीज टू, और इज इट जस्ट अ विलेज थिंग? एब्सोल्युटली, इन सिटीज टू। ग्लोबल ब्रांड्स के बारे में सोचो। जब मैकडॉनल्ड्स इंडिया आया तो उन्होंने मैकलू टिक्की बर्गर इंट्रोड्यूस किया। राइट। दैट इज अ फॉर्म ऑफ parochialization ऑफ अ ग्लोबल ग्रेट ट्रेडिशन, फास्ट फूड, टू सूट लोकल टेस्ट्स। Perfect example. Okay, your turn. Pause and practice this. Universalization is the upward movement of cultural elements from little to great traditions. Parochialization is the downward movement from great to little traditions. Okay. Universalization and parochialization are the two key mechanisms that describe the dynamic two-way cultural flow between local folk traditions and pan-Indian textual traditions. Panchayati Raj and social change. Power to the people, grassroots democracy in action. चलो अब आते हैं मॉडर्न इंडिया के एक गेम चेंजर पर, पंचायती राज। हाँ, बेसिकली पंचायती राज इंडिया में रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस का 3 टायर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है। गांव के लोग अपने लोकल लीडर्स खुद चुनते हैं और अपने गांव के डिसीजंस खुद लेते हैं। और इसको नेशनल यूनिफॉर्मिटी 73rd अमेंडमेंट और पेसा एक्ट से मिली है ना? बिल्कुल, 73rd अमेंडमेंट 1992 में और पेसा एक्ट 1996 में। इसके तो बहुत इंस्पायरिंग एग्जांपल्स हैं। राजस्थान की छवि राजावत को देखो, शी लेफ्ट हर कॉर्पोरेट जॉब टू बिकम द सरपंच ऑफ हर विलेज। हाँ, मैंने उनके बारे में पढ़ा है। उन्होंने अपने गांव में वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स, टॉयलेट्स और सोलर पावर जैसे काम करवाए। दिस इज द पावर ऑफ पंचायती राज, इनेबलिंग लोकल लीडर्स टू ब्रिंग रियल सोशल चेंज। नवरोती देवी भी एक ग्रेट एग्जांपल है। बिल्कुल। उन्हीं एग्जांपल्स ने इसकी स्पिरिट को कैप्चर किया है। आजादी के बाद ये रियलाइज किया गया कि दिल्ली में बैठकर इंडिया के लाखों गांवों के लिए डिसीजंस लेना इफेक्टिव नहीं है। पावर को डिसेंट्रलाइज करना जरूरी था। पंचायती राज उसी सोच का रिजल्ट है। हाँ, और इसका बैकग्राउंड ये है कि इट्स द बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ये ग्रासरूट्स लेवल पर लाखों लोगों को एम्पावर करता है। तो इसका सोशल चेंज पर इम्पैक्ट कैसे होता है? कोर लॉजिक क्या है? इसके कई इंपैक्ट्स हैं। पहला, पार्टिसिपेशन। इससे लोकल लोगों का डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन बढ़ा है। वो उन लीडर्स को इलेक्ट कर सकते हैं जिन्हें वो सच में चाहते हैं। इसका कोई केस स्टडी है? हाँ, बिहार के संदेश ब्लॉक में 2006 के पंचायत इलेक्शंस में गांव वालों ने माओइस्ट लीडर्स को हरा दिया, ये दिखाने के लिए कि वो उनके डोमिनेंस से खुश नहीं है। दिस इज डेमोक्रेसी इन एक्शन। बिल्कुल। दूसरा, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस। इसने वुमेन, दलित्स और ट्राइबल्स के लिए लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई हैं थैंक्स टू रिजर्वेशंस। हमने छवि राजावत और नौरोती देवी जैसे लीडर्स का एग्जाम्पल देखा। राइट। तीसरा, सोशल इश्यूज। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की एक सर्वे ने पाया कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, स्पेशली वुमेन, अब चाइल्ड मैरिज, अल्कोहलिज्म, गैम्बलिंग और डोमेस्टिक वायलेंस जैसे सोशल इश्यूज को जोर शोर से उठा रही हैं। और डेवलपमेंट पर क्या असर हुआ है? डेवलपमेंट। जिन गांवों में स्ट्रॉन्ग पंचायती राज सिस्टम है, वहां स्कूल एनरोलमेंट, सैनिटेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज में इंप्रूवमेंट रिपोर्ट हुई है। तो रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि पावर अब सिर्फ कैपिटल्स में नहीं, गांव तक पहुंची है। एग्जैक्टली। लीडिंग टू मोर रिस्पॉन्सिव एंड रेलेवेंट डेवलपमेंट। इन कंक्लूजन, पंचायती राज सोशल चेंज के लिए एक पावरफुल टूल है। अच्छा, ये 3 tier स्ट्रक्चर क्या है? इसका मतलब है गवर्नेंस एट 3 लेवल्स। विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत, ओके। ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद। दिस इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन फ्रॉम द विलेज ऑल द वे अप टू द डिस्ट्रिक्ट। तो क्या पंचायती राज हमेशा सक्सेसफुल होता है? इसके चैलेंजेस क्या हैं? ग्रेट क्वेश्चन। नहीं, हमेशा नहीं, चैलेंजेस भी हैं। कई बार लोकल एलिट्स या पावरफुल फैमिलीज कंट्रोल कर लेती हैं, फंड्स की कमी होती है। और मैंने सरपंच पति के बारे में भी सुना है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा इशू है, जहां वुमेन सरपंच सिर्फ नाम की होती हैं और उनके हस्बैंड असल में पावर एक्सरसाइज करते हैं। सो द सिस्टम इज नॉट परफेक्ट, बट इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। द पेसा एक्ट 1996 का क्या सिग्निफिकेंस है? पेसा एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्राइबल एरियाज में पंचायती राज को एक्सटेंड करता है और उन्हें स्पेशल पावर्स देता है टू गवर्न देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन कस्टम्स। तो ये उनकी यूनिक कल्चर को रिकॉग्नाइज करता है। बिल्कुल। वुमेन लीडर्स सोशल इश्यूज पर ज्यादा फोकस क्यों करती हैं? क्योंकि वो इन इश्यूज की ग्राउंड रियलिटी को बेहतर समझती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, अल्कोहलिज्म, लैक ऑफ टॉयलेट्स, ये चीजें उनकी लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। तो जब उन्हें पावर मिलती है, वो इन्हीं इश्यूज को प्रायोरिटाइज करती हैं। नेचुरली। माओइस्ट वाले केस स्टडी में लोगों ने उन्हें हराया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब लोगों को एक लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म मिलता है, तो वो वायलेंस या एक्सट्रीमिज्म के बजाय बैलेट्स को चूज करते हैं। ये उनका डेमोक्रेटिक प्रोसेस में फेथ दिखाता है। हाँ, दैट्स अ ह्यूज विन फॉर डेमोक्रेसी। ओके, प्रैक्टिस टाइम। Panchayati Raj is a 3-tier system of rural self-governance that promotes social change through increased participation, empowerment of marginalized sections, and grassroots development. Chalo, practice. Got it.
Panchayati Raj is decentralizing power to India's villages, leading to significant social changes by empowering local communities, especially women and marginalized groups. Media and social change. The double-edged sword of mass communication. और अब हमारा आखिरी टॉपिक जो शायद हमारी लाइफ को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, मीडिया। हाँ, मीडिया एक कलेक्टिव टर्म है फॉर वेरियस मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। इसमें सब कुछ आ जाता है। इसके एग्जाम्पल्स तो हर जगह हैं। हम मीडिया के टाइप्स को कुछ कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला, प्रिंट, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, पोस्टर्स, राइट। रेडियो, टेलीविजन, फिल्म्स। और तीसरा, सोशल मीडिया, इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स। सोचो, एक प्रोटेस्ट की खबर जैसे निर्भया केस न्यूज़पेपर और टीवी से पूरे देश में फैलती है और सोशल मीडिया पर लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। दैट इज मीडिया ड्राइविंग सोशल चेंज। ये एक परफेक्ट इलस्ट्रेशन है। मीडिया सोसाइटी का आईना भी है और सोसाइटी को शेप करने वाला टूल भी। इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट्स हैपनिंग एंड आल्सो इन्फ्लुएंसेस व्हाट विल हैपन। और इसका बैकग्राउंड तो सिंपल है, ये ओमनी प्रेजेंट है। हाँ, हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मीडिया कंज्यूम करते हैं, इसलिए इसका इम्पैक्ट समझना बहुत जरूरी है। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? द टू साइड्स ऑफ द कॉइन। हाँ, पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। ये लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर अवेयर करता है, लोगों को ओपिनियंस बनाने में हेल्प करता है, डिबेट और डिस्कशन के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है, एजुकेशन के लिए भी यूज हो सकता है। बिल्कुल, और सोशल मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स और लोगों के बीच डायरेक्ट एंगेजमेंट अलाउ करता है। अब आते हैं नेगेटिव साइड पर। फेक न्यूज से दंगे हो सकते हैं, पेड न्यूज से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, सेंसेशनलिज्म टीआरपी के लिए बायस्ड ओपिनियंस बनाता है, और सोशल मीडिया सोशल इंटरेक्शन को डिस्टॉर्ट कर रहा है। हाँ, लोग ऑनलाइन कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन ऑफलाइन डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। और कुछ ग्रुप्स इसका मिसयूज करके अपनी आइडियोलॉजी फोर्स करने की कोशिश करते हैं। तो रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट मिक्स्ड है। बहुत मिक्स्ड। मीडिया ने रेवोल्यूशंस को फ्यूल किया है, जैसे अरब स्प्रिंग, लेकिन इसने पोलराइजेशन और नफरत भी फैलाई है। इट्स अ पावरफुल डबल-एज्ड सोर्ड। तो कंक्लूजन क्या है? बैलेंस। हाँ, की है टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन फ्रीडम ऑफ मीडिया एंड रेगुलेशन ऑफ मीडिया, ताकि हम इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स को मैक्सिमाइज कर सकें और नेगेटिव को मिनिमाइज। पेड न्यूज से इलेक्शन कैसे डिस्टॉर्ट होता है? सोचो, एक कैंडिडेट न्यूज चैनल को पैसे देकर अपने बारे में सिर्फ पॉजिटिव न्यूज चलवाता है और ओपोनेंट के बारे में नेगेटिव, तो वोटर को एक बायस्ड पिक्चर मिलती है। उनका डिसीजन फ्री एंड फेयर नहीं रहता। और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत डेंजरस है। फेक न्यूज को कैसे पहचाने? व्हाट्स द बेस्ट वे टू फाइट इट? क्रिटिकल थिंकिंग इज द ओनली वेपन। हमेशा सोर्स चेक करो। अगर कोई न्यूज बहुत शॉकिंग लगे तो उसे शेयर करने से पहले मल्टीपल रिप्यूटेड सोर्सेज से वेरीफाई करो। मीडिया लिटरेसी बहुत जरूरी है आज। सोशल मीडिया डिस्टॉर्टिंग रियल लाइफ सोशल इंटरेक्शन, इसका क्या मतलब है? कभी एक कैफे में दोस्तों के ग्रुप को देखा है? सब अपने फोन में देख रहे हैं एक दूसरे से बात करने के बजाय। हाँ, देखा है। वही है ये। हम लाइक्स और कमेंट्स के वैलिडेशन के लिए इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि हम आमने सामने की रियल ह्यूमन कनेक्शन की वैल्यू भूल रहे हैं। फ्रीडम और रेगुलेशन के बीच बैलेंस कैसे बनाएं? अगर ज्यादा रेगुलेशन हुई तो सेंसरशिप हो जाएगी। दिस इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। इसका कोई इजी आंसर नहीं है। स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस, सेल्फ रेगुलेशन बाय मीडिया हाउसेस और सबसे इंपॉर्टेंट एक एजुकेटेड और अवेयर ऑडियंस। शायद इन सबका मिक्स ही सोल्यूशन है। शायद। क्या फिल्म्स भी मीडिया का पार्ट हैं जो सोशल चेंज लाती हैं? एब्सोल्युटली। फिल्म्स जैसे टॉयलेट एक प्रेम का था या पैडमैन ने सैनिटेशन और मेंस्ट्रुअल हाइजीन जैसे टैबू टॉपिक्स को मेन स्ट्रीम कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बना दिया। सिनेमा एक बहुत पावरफुल मीडियम है सोशल चेंज के लिए। वाओ। लास्ट वन फॉर टुडे। Practicing. Media is a double-edged sword that can generate awareness and enable debate, but can also cause unrest through fake news and sensationalism. Okay. Media is a vital force for social change in modern India, with immense potential for good, but also significant risks that require careful navigation by both creators and consumers. तो ये था हमारा डीप डाइव। हाँ, आज हमने इंडियन सोसाइटी में सोशल चेंज के प्रोसेसेस की एक गहरी समझ ली। हमने देखा कि कैसे अपवर्ड सोशल मोबिलिटी, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, चूजिंग आवर ओन पाथ टू प्रोग्रेस, कनेक्टिंग लोकल एंड नेशनल कल्चर्स, द मैकेनिक्स ऑफ कल्चरल एक्सचेंज, ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी और मास कम्युनिकेशन ने मिलकर आज के इंडिया को शेप किया है। तो एक क्विक समरी। हमने संस्कृताइजेशन से शुरू किया, फिर हमने वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के बीच का डिफरेंस समझा। हमने लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशंस के ब्यूटीफुल इंटरप्ले को देखा और यूनिवर्सलाइजेशन एंड पैरोकियलाइजेशन के प्रोसेसेस को अनपैक किया। फाइनली हमने दो मॉडर्न फोर्सेस, पंचायती राज और मीडिया के सोशल इंपैक्ट को एनालाइज किया। और अब इस सारी नॉलेज को अपना बनाने में हेल्प करने के लिए हियर आर 6 शॉर्ट कंटेंट प्रोब्स सेल्फ प्रेजेंटेशन के लिए। 1 मिनट में अपने दोस्त को संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन में MN श्रीनिवास के कनेक्शन को समझाओ। मॉडर्नाइजेशन वैल्यू न्यूट्रल कैसे है? एक रियल लाइफ एग्जांपल दो। अपने एरिया की कोई लिटिल ट्रेडिशन पहचानो, क्या वो किसी ग्रेट ट्रेडिशन से कनेक्टेड है? यूनिवर्सलाइजेशन या पैरोकियलाइजेशन का एक मॉडर्न इंटरनेट बेस्ड एग्जांपल सोचो। अगर तुम अपने गांव के सरपंच होते तो कौन से 3 सोशल इश्यूज पर सबसे पहले काम करते? एक पीस ऑफ फेक न्यूज का एग्जांपल दो जिसे तुमने हाल ही में देखा हो, उसे डिबंक कैसे करोगे? ग्रेट। और हियर्स अ सिंपल चैलेंज फॉर यू। अगले 24 घंटे आप जो भी मीडिया कंज्यूम करते हो, न्यूज, सोशल मीडिया, टीवी शो, उसे क्रिटिकली एनालाइज करो। पूछो, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकता है। बिकम एन एक्टिव मीडिया कंज्यूमर, नॉट अ पैसिव वन। एग्जैक्टली। तो ये थी हमारी आज की गहरी चर्चा। आई होप आपको मजा आया और कुछ नया सीखने को मिला। अगर हाँ, तो इस ज्ञान की नदी को आगे बढ़ाओ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताओ कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए और अपने सभी क्यूरियस दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली बार।